morning, student. Good morning, student. This is the second part, second lecture of the chapter. The chapter name is the sector of Indian economy, and this is the second lecture of the chapter. First chapter, you learn sector of Indian economy, primary sector, secondary sector, service sectors are definitions including on this chapter. Second part, this is second lecture, but first lecture you learn that sector of Indian economic activities. With picture you explain now this one. Comparing three sector, already you learn that primary, secondary and service sector in India and what is the importance of service sector in India. अब हमें देखना है कि डिवीजन ऑफ सेक्टर एज ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ऑलरेडी इसके बारे में भी कुछ बता चुका हूं, फिर से बता रहा हूं. एंड सेक्टर इन टर्म्स ऑफ ओनर, तो हमें आज दो पॉइंट देखने, एक ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर and sector in terms of the owner. Okay, so now one by one point should be properly explained. सबसे पहले हम एम्प्लॉयमेंट प्लस जीडीपी का रेशियो देखते हैं. एक्चुअली मैंने पहले भी आपको बता चुका हूँ कि प्राइमरी का 17% रेशियो है, सेकेंडरी का जीडीपी में, और जीडीपी की डेफिनेशन बता चुका हूँ कि जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. सेकेंडरी सेक्टर का जो रेशो है वो 28% है जीडीपी में, और टर्सरी सेक्टर या सर्विस सेक्टर का जो रेशो है वो 55% है. तो ये मिला के 100 हुए. अब एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं. प्राइमरी सेक्टर 17% जीडीपी में कंट्रीब्यूट कम कर रहा है, दोनों सेक्टर से कम है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट का रेशो देखिए 63% लोगों को उन्होंने जॉब दिया. मतलब प्राइमरी सेक्टर जीडीपी में 17% शेयर है जीडीपी का, लेकिन एम्प्लॉयमेंट का रेशो देखो पूरी इकोनॉमी में सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट, लोगों को रोजगार प्रदान करने वाला कोई सेक्टर है तो वो है प्राइमरी सेक्टर. सेकेंडरी सेक्टर की बात करते हैं, वो जीडीपी में 28% शेयर करता है, और एम्प्लॉयमेंट का जो रेशियो है अभी भी 14% है. तो देश का सबसे कम रेशियो सेकेंडरी सेक्टर का आता है. आपको लगता हो कि इतनी सारी इंडस्ट्री है सर, और इस इंडस्ट्री में सभी को जॉब मिलना चाहिए था, पर ऐसा नहीं होता है. इंडस्ट्री सेक्टर अभी भी इंडिया में इतना पावरफुल डेवलप नहीं है जितना कि होना चाहिए था. गांव-गांव में अभी भी इंडस्ट्री नहीं लगी है, हजारों गांव इस इंडस्ट्री से महरूम है. तो ये सब चीजें आपके लिए एक एम्प्लॉयमेंट के रूप में अगर बात करते हैं तो सेकेंडरी सेक्टर का केवल 14% ही वो लोगों को जॉब दिलाता है, लेकिन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की कॉस्ट हाई होने के कारण और एक्सपोर्ट इंपोर्ट ज्यादा होने के कारण उसका जीडीपी में जो रेशो है वो 28%. तो ऐसा आपको डिफरेंस क्यों नजर में आ रहा है? क्योंकि प्राइमरी सेक्टर इंसानों को जीवन जीने के लिए जो बेसिक जरूरत है वो पूरा करता है, तो इसके कारण उसका जीडीपी या फॉरेनर या एक्सपोर्ट में इतना ज्यादा रेशो नहीं होता है, और उसकी वैल्यू भी सेकेंडरी गुड्स की वैल्यू से बहुत कम होती है. इसीलिए आपको ये रेशो जो दिख रहा है 1763 वाला, तो इसका मेन रीजन क्या है कि वो केवल एग्रीकल्चर सेक्टर या प्रोडक्ट या प्राइमरी सेक्टर की जितने भी प्रोडक्ट है उसकी प्राइस सेकेंडरी गुड की प्राइस से बहुत कम होती है, इसीलिए उनका रेशो 17% तक आपको दिखाई दे रहा है.
सर्विस सेक्टर में 55% जीडीपी का रेशो है और सेकंड नंबर पे जॉब एम्प्लॉयमेंट करने वाला सेक्टर माना जाता है। धीरे धीरे सर्विस सेक्टर इंडिया में बहुत तेजी के साथ डेवलप्ड हो रही है, लेकिन इस डेवलपिंग सेक्टर में अभी भी सर्विस सेक्टर उतना पावरफुल नहीं हो गया है कि वो लाखों लोगों को जॉब प्रोवाइडेड कर सके। अभी भी उनका एम्प्लॉयमेंट जो रेशो है वो 23% है और उसका जीडीपी में रेशो है 55, क्योंकि सर्विस सेक्टर की प्राइस सेकेंडरी और प्राइमरी सेक्टर की प्राइस से दुगनी होती है, इसीलिए उनका रेशो जीडीपी में 55% होता है। क्योंकि जीडीपी काउंट करता है फाइनल गुड्स वैल्यू, मतलब एक प्रोडक्ट अपने जो भी चीजें ली है उसकी फाइनल मार्केट वैल्यू चॉइस करता है, इसीलिए जीडीपी में ये जो रेशो डिफरेंसेस है वो नजर में आ रहा है। तो अनएम्प्लॉयमेंट अपने देश में अभी भी लाखों लोग, अभी जो लॉकडाउन के पीरियड में तो हजारों लाखों लोग बेरोजगार हो गए। आपको पता है 20 लाख लोग का जॉब जाने की जरूरत, जॉब चाह रहे निकल गए। बेरोजगारी इस हद तक पड़ी है कि अब लोगों के पास कोई ऑप्शन या काम तक नहीं बचा हुआ है। तो ऐसे में हमें अनएम्प्लॉयमेंट का डेफिनेशन जरूर पता होना चाहिए कि अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है। क्या हम वर्ड कहने से मैं बेकार हूं, इसका मतलब क्या है? क्या डेफिनेशन कोई होती है? यस, होती है। तो अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन हम पढ़ रहे हैं। unemployment. Okay, so this is the a situation when a person apparently employed in an activity through is not working to his full potential. बात समझ में आ रही है? बहुत सिंपल डेफिनेशन। काम करने की इच्छा होना और उसे काम नहीं मिलना, ये एक अनएम्प्लॉयमेंट का रेशो माना जाता है। इसमें बुक में एक कॉन्सेप्ट दी है जिसको हम कह सकते हैं डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है कि वो सेक्टर में काम कर रहा है लेकिन फुल पोटेंशियल से काम नहीं कर रहा है। जैसे अपने यहाँ पे जावरा ऑटो फ्लोर मिल इंडस्ट्री है, उनकी कैपेसिटी 2000 बोरी यानी 2000 जो बोरियां होती है उसको प्रोडक्ट कर आटे की बोरी बना सकती है, लेकिन वो अगर 500 बोरी बना रही है तो इसको क्या कह सकते हैं? उसका प्रॉप नॉट वर्किंग इज ए फुल पोटेंशियल। वो अपना वर्क क्या फुल पोटेंशियल के साथ कर रहा है? क्या नहीं कर रहा है, क्योंकि उसकी क्षमता है पर उस सेक्टर में काम करने वाले लेबर की एक अपनी कमिटमेंट होती है, अपनी एक छोटी सी प्रॉब्लम होती है कि वो पूरा कर नहीं पाते। ऐसे ही डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट खेती में मिलता है, खासकर फार्मिंग सेक्टर में। एक सिंपल से एग्जांपल देके आगे बढ़ते हैं। It is also called of disguise unemployment. क्या होता है कि a situation where a person is apparently employed his activity through is not working of his full potential. होना या ना होना उनका कोई असर नहीं होता है। एक सिंपल से एग्जांपल देके हम आगे बढ़ते हैं। अच्छे से सुनिए। फर्स्ट एग्जांपल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर लाइफ। अनएम्प्लॉयमेंट में एक प्लॉट है खेती का, ये पूरा प्लॉट है, 1 एकड़ का प्लॉट है और उस 1 एकड़ प्लॉट में 5 लोग खेती में काम करते हैं और 5 लोगों के लिए 1 एकड़ सफिशिएंट है, मतलब पूरा उनका काम हो सकता है। और मान लो कि 5 लोगों ने काम करके 100 यूनिट का प्रोडक्शन किया, कोई भी XYZ 100 यूनिट का प्रोडक्शन किया। अब उनके परिवार के जो मेंबर 2 मेंबर थे, वो पूरे परिवार में 7 मेंबर थे। अब तक 5 ही मेंबर खेती में काम कर रहे थे। वो 2 मेंबर बाहर गए थे काम की तलाश में और वो उनको काम नहीं मिला तो वापस आए घर पे।
अब खेती में 1 एकड़ खेती में 5 की जगह पर 7 लोग काम में लग गए। और अब भाई बाहर से देखने वाले लोगों को तो यही लगता है कि 5 लोग की जो 7 लोग और सभी काम कर रहे हैं खेती में, भले ही काम जल्दी जल्दी हो रहा है लेकिन सब लोग काम कर रहे हैं। जब अंतिम प्रोडक्शन कितना हुआ यूनिट में देखे तो 100 ही हुआ। कोई प्रोडक्शन में चेंजेस नहीं, क्योंकि खेती की उतनी कैपेबिलिटी है, उतने लोग उतना ही काम दे दी, उतना ही प्रोडक्शन देगी। चाहे 20 काम करो या 15 काम करो, इससे कोई मतलब नहीं। अब फिर ये दोनों किसी कामवश खेती से बाहर चले गए और किसी और एरिया में गए। फिर वही काम किया 5 लोगों ने, और फिर खेती का एवरेज काउंट किया, वो भी 100 ही था। मतलब उस 2 लोगों का होना या ना होना बराबर है। तो इस 2 लोगों को हम छुपी बेरोजगार या डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट के रूप में मानते हैं। Unemployment as a person seemed to employed, but actually he was not adding to sum of production. यही बता रहा हूं ना मैं कि होता क्या है कि person seemed to employed, but actually he or she is not adding to some else of the production. It is most observed in Indian agriculture sector. और एक खासकर डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट खासकर जो हमें मिलता है वो खेती में ही मिलता है। We are all member of the family work at single field that produce same output every year. कोई आउटपुट में प्रोडक्शन में चेंज नहीं है। अगर आपको डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन के बारे में 3 लाइन लिखनी हो या 3 मार्क के लिए क्वेश्चन हो तो ये चारों पॉइंट आप इस्तेमाल कर सकते हो। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट इज अ पार्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अब इस को सॉल्यूशन क्या है? व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ रिड्यूसिंग अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया? क्या सॉल्यूशन है? एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला सॉल्यूशन है ये, कम से कम 5 सॉल्यूशन आपके सामने दिए हैं। आप उसको अच्छे से पढ़िए समझिए तभी जाके समझ में आएगा। Provision of bank loan to farmers so that they can buy HYV seed for increasing the field. सबसे पहला बात, खेती में लगने वाले जो औजार है, अगर डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट को घटाना है तो आपको क्या प्रयास करने पड़ेंगे? क्या सॉल्यूशन है? सॉल्यूशन फॉर रिड्यूसिंग अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया लाइक डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। So this is using a simple line of this one. सबसे पहले उनको बैंक लोन प्रोवाइडेड करना पड़ेगा। फर्स्ट रीजन क्या है? प्रोविजन ऑफ बैंक लोन टू फार्मर, किसके लिए? सो दैट दे कैन एक्वायर सीड्स इंक्रीजिंग द फील्ड। एक्वायर मतलब हाई यील्ड वैरायटी, उच्चतम तंत्रज्ञान वाली बीज, इसे HYV कहते हैं। और सीड्स टू इंक्रीज द फील्ड, और इससे अगर बढ़ता है तो 100% खेती का जो प्रोडक्शन सिस्टम है बदल जाएगा और लोगों को जो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम सता रही है उसको हम दूर कर सकते हैं। दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण रीजन है, वो है इरिगेशन फैसिलिटी must be provided constructing walls, canal, dam, मतलब क्या क्या, wells, canal, dam in order to increase the production of providing unemployment. ये कई सारी चीजें हैं, आप शुरू करके लोगों के हाथ में इनकम सोर्सेस बढ़ा के देश की जीडीपी में कंट्रीब्यूशन हो सकता है और उस डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए और देश की रोजगार बढ़ाने के लिए ये बहुत असरकार, मतलब इज वेरी इफेक्टिव सॉल्यूशन फॉर रिड्यूसिंग अनएम्प्लॉयमेंट। इरिगेशन फैसिलिटी must be provided by constructing wells, canal, dam in order to increase the production and providing unemployment.
तीसरा एक महत्वपूर्ण अगर हम कर सकते हैं तो थर्ड एक इंपॉर्टेंट हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं कि कनेक्टिंग विलेज टू नियर बाय थ्रू द पक्का रोड। जो रोड बने ना, उस रोड को डिस्ट्रिक्ट की तहसील मार्केट को जोड़ने के लिए गांव गांव में एक फाइनलाइज रोड, पक्का रोड, मतलब ये जो आपके सामने जो दुकान अपने स्कूल में जाने वाला, स्कूल तक जाने वाला जो रोड बनाया गया, ऐसी रोड कनेक्टिविटी बढ़ाने की बहुत जरूरत है। पक्का रोड सो दैट फार्मर कैन प्रोड्यूस एंड द ट्रांसपोर्टेशन फूड्स क्रॉप टू मार्केट विल जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर मैनी। ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि कनेक्टिंग विलेज टू नियर बाय, मतलब गांव गांव में कनेक्टिविटी बढ़ाना हो तो ये बहुत ही मायने करता है इस जरूरत के हिसाब से। Therefore, also the transportation of food crop market will generate unemployment opportunities for many. बहुत सारे लोगों को इससे लाभ जॉब मिलेगा और ये एक बहुत आसान से कुछ इम्प्रूवमेंट्स है जिसको हम दुरुस्त कर सकते हैं। एरिगेशन फैसिलिटी बढ़ा दो, रोड कनेक्टिविटी बढ़ा दो, शहरों में शहर, गांव टू शहर, शहर टू गांव, इस तरीके से कनेक्टिविटी बढ़ाना है और बैंक लोन अवेलेबल कराना है। तो आपको 3 रीजन मिल गए, एक अवेलेबिलिटी ऑफ बैंक लोन, एरिगेशन फैसिलिटी इंक्रीजेस, connecting village to nearby through the pakka road, and so the farmer is produce, and then transportation of food crop to market will generate employment opportunities for many peoples. Promotion of local small scale industry, ये एक बहुत ही असरदार solution है. It's very effective solution on this. First 3 solution is very important. Connecting irrigation facility provided, provision of bank loan to buying some HYV goods and other equipment of production process, input of production process. Promotion of small scale industries in rural area, the connecting access to work of force of the agriculture sector of the secondary sector. जब तक गांव गांव में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का डेवलप्ड नहीं होगा तब तक किसी के विकास की संकल्पना करना भी एक बहुत बड़ी बात कहलाती। तो दिस इज द 4 important solution for reducing unemployment in India. First, provided of loan facility, irrigation facility available in our field, connecting village to the local to local market, simply baat, and promotion to small scale industries that rural area to available force of agriculture sector in the second. और उसको जो एग्रीकल्चर और जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में जो बोझ बना हुआ है उस बोझ को हम कम कर सकते हैं इसके थ्रू। फॉर एग्जाम्पल कौन सी इंडस्ट्री में फ्लोर मिल है, कोल्ड स्टोरेज है, वट एवर, ये ना सारी चीजें आप उसको कर सकते हो। How to protect work in unorganized sector? ये एक बहुत बड़ी त्रासदी है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए कोई सिक्योरिटी नहीं है। जितना ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए जो गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है और उसको चलाती है, लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए अब कोई गवर्नमेंट के पास पॉलिसी नहीं है। तो इस पॉलिसी को इम्प्रूव करना और उन लोगों को प्रोटेक्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, इसके बारे में हम 1 by 1 पॉइंट्स को एक्सप्लेन करते हैं। इन द रूरल एरिया द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर मोस्टली कंप्राइज एंड लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, शेयर क्रॉपर्स एंड आर्टिसियन। इन लोगों को खासकर जो तकलीफ में लोग हैं वो कौन सा एग्रीकल्चर लेबर, जो लैंडलेस लेबर माने जाते हैं, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर जो सीमांत शेतकारी है, उसके पास फार्मिंग ज्यादा बड़ी नहीं है, शेयर क्रॉपर्स और आर्टिसियन जो कलाकार होते के, उन सभी को ये सारी चीजें जो है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से बिलोंग करते हैं। अब this farmer need to support through the adequate facility for timely delivery of seeds, agriculture input,
क्रेडिट, स्टोरेज फैसिलिटी एंड मार्केटिंग आउटलेट। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, फार्मर को हमें अगर उसके साथ सही मायने में कोई प्रोग्रेस करनी है तो ये चीजें जरूरी है। दिस फार्मर नीड टू सपोर्ट थ्रू एडुकेट फैमिली फैसिलिटी टू टाइमली डिलीवरी ऑफ सीड्स, एग्रीकल्चर इनपुट, क्रेडिट स्टोरेज फैसिलिटीज एंड मार्केटिंग आउटलेट। इन तमाम चीजों को अगर हमें फार्मर्स को गारंटेड दिया जाए तो 100% वहां के जो वर्कर्स से काम करने वाले वर्कर उनको भी उनके द्वारा सिक्योरिटी मिल सकती है। In urban areas, unorganized sector comprise mainly of worker in small-scale industries, causes worker in construction, trade, transport, others who are street vendor, household worker, garment market, रैक पिकर्स, इन सभी लोगों को जो अर्बन ये जो रूरल एरिया में कौन है, लैंडलेस लेबर, small and marginal farmers, sharecroppers and artisan। अगर शहरों की बात करते हैं तो शहरों में जो काम करने वाले स्ट्रीट वेंडर, रास्ते में बेचने वाले जो छोटे छोटे दुकान लगते वो, हेड लोड वर्कर्स, गारमेंट मार्केट, इन सभी को डेवलप करना पड़ेगा। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री also need to government support pursuing raw material marketing to output। अभी भी देश की जो एसएमई है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में है और उससे गवर्नमेंट के हेल्प की बहुत जरूरत मानी जाती है। और फिलहाल हमने एक क्वेश्चन आपको बताया था कि धीरे धीरे सर्विस सेक्टर का जो रोल है वो थर्ड सेक्टर में काफी बढ़ रहा है। इसका क्या रीजन हो सकता है? इंक्रीजिंग द रोल ऑफ टैरिटरी सेक्टर ट्रांजिशन शोज लेवल ऑफ country develop, it improve the specialization, but is better avoid expanding service by the economy for 50 to 50% of। अब धीरे धीरे सर्विस सेक्टर अपनी तरफ से कदम उठा रहा है और 40 से 50% उसका रेशो जीडीपी का है, वो आज भी बरकरार है, जो थर्ड सेक्टर की इंपॉर्टेंस को बयां करने में आसान। अब एक 5 मार्क में आने वाला हमेशा के लिए क्वेश्चन एग्जाम में रहने वाला वो क्वेश्चन है, एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के तहत एक प्लान आता है नरेगा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम एक्ट। तो नेशनल रूरल गारंटी एक्ट जो बना था वो 2005 में बना था, बाद में उसको महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम करा दिया गया। वो आज लागू है, जिसे हम रोजगार हमी योजना कह सकते हैं या आप उसको मनरेगा भी बोल देते हैं। 2005 में इसको पास कराया और खासकर 200 डिस्ट्रिक्ट में उसको पहली बार लगाने की कोशिश की गई। इनिशियली इम्प्लीमेंटेड ऑफ 200 डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया, लेटर एक्सटेंडेड टू कवर ऑफ एंटायर नेशन, लेटर टू एक्सटेंडेड टू कवर द एंटायर नेशन। देन इस क्या प्रोविजन इस एक्ट में, guaranteed of the 100% of wages employed in a year are provided to each person able and willing to unskilled manual work। ये 100 दिनों की रोजगार गारंटी देता है और खासकर जो प्रोवाइडेड टू ईच पर्सन एबल टू विलिंग टू अनस्किल्ड मैनुअल वर्क, उनका जो काम है उनके उस काम के तहत उसको रोजगार मिलता है। इन केस ऑफ फेलियर, अगर सरकार एक पर्सन ने काम मंगा और फेल हो गई तो उसके लिए सरकार मतलब अलाउंसेस अनाउ करती है। अगर 100 दिनों का रोजगार देने में कोई ग्राम पंचायत उस पर्सन को असफल हो गई तो इनके सब प्रोवाइडेड एम्प्लॉयमेंट द गवर्नमेंट शैल गिव द अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, और उसको फिर अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस भी मिलता है। 3 चीजें याद रखना, 200 डिस्ट्रिक्ट में उसको लगाया गया था और उसी राज्यों को जो लगाया उसी राज्यों को उनको एक्सटेंड करने की पूरी मुभा दी गई है, परमिशन दी गई, ग्रांट कर दिया गया है। और इस लॉ के तहत 100 लोगों को जॉब गारंटी
100 डेज की जिन लोगों ने मांगी है उस 100 डेज की जॉब गारंटी यहाँ पे दी गई है। और खासकर इसे केस ऑफ फेलियर, अगर वो काम मांगने के बाद अगर ग्राम पंचायत काम देने में असफल रहती है तो उस बंदे को, उस पर्सन को ट्रैवलिंग अलाउंस से दिया जाएगा। अब देखते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स। It's referred to those workplace of terms employed are fixed and the rule established by the government is followed. जिस सेक्टर में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा जो भी लगाए गए हैं, मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो भी ऑर्गेनाइज सेक्टर में रूल्स एंड रेगुलेशन लगाए गए, उस रूल एंड रेगुलेशन को स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है। उसको ग्रेजुएटी मिलती है, उसको LIC मैच्योरिटी सारी चीजें उसको अवेलेबल कराती है, और उनको सभी प्रकार की हेल्थ फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी, हेल्थ फैसिलिटी, एजुकेशन फैसिलिटी और जो खर्चे हो रहे उसमें भी रियायत दी जाती है। ये सारी चीजें देने का मतलब सोशल जो बेनिफिट है वो बेनिफिट ऑर्गेनाइज सेक्टर के सभी लोगों को मिलता है, इसीलिए उसको ऑर्गेनाइज सेक्टर माना जाता है। डेफिनेशन क्या लिखोगे? इट गोज टू वर्क प्लेस वेयर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर फिक्स्ड एंड रूल एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट आर फॉलो इज कॉल ऑफ द ऑर्गेनाइज सेक्टर. So it refer to those workplace the terms of employment are fixed and rule established by the गवर्नमेंट आर फॉलो. सो फीचर्स क्या हैं? उसके 5 फीचर्स आते हैं और एग्जाम में ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर की डिफरेंस पूछी जाती है तो आपको ये पॉइंट उसमें इंक्लूड करने हैं. रजिस्टर्ड बाय गवर्नमेंट, सभी ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाली चाहे कंपनी हो या गवर्नमेंट ऑफिसेस हो, उन सभी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होता है, वो करती है और ये गवर्नमेंट के पास करती है. फॉलो लेबर सच एज ए फॉलो एक्ट ऑफ मिनिमम वेजेस एंड द पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट. ये तीनों पेमेंट सर्विस सेक्टर में या प्राइमरी सेक्टर में या जो भी गवर्नमेंट का सेक्टर है, जिन सेक्टर में गवर्नमेंट या ऑर्गेनाइज सेक्टर है, उन सभी में कॉमन तरीके से लागू है. इसमें फिक्स वर्किंग आवर्स होता है क्योंकि 8 घंटे का काम करना इज पॉसिबल. 8 घंटे के बाद उसको कोई काम नहीं करना था. लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ऐसा कुछ नहीं, कोई टाइम की लाइन या बाउंडेशन नहीं है. फिक्स वर्किंग आवर्स, फिक्स सैलरी एंड ड्यू पॉलिसी. फिक्स सैलरी एंड ड्यू पॉलिसी, ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले वर्कर को फिक्स सैलरी एंड ड्यू पॉलिसी भी दी जाती है एंड प्रोविजन ऑफ पीएफ, ग्रेजुएटी, मेडिकल बेनिफिट, ये तमाम चीजें उसको मिलती है. सो दिस इज द फीचर्स ऑफ ऑर्गेनाइज सेक्टर. अब देखते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर. It is characterized as small and scattered work unit that largely outside by the government control. Largely outside by the government control. Organized sector तो गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है, लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं होता है. क्या फीचर से? यहाँ के लोगों को रेगुलर पेमेंट नहीं मिलता है, जॉब सिक्योरिटी नहीं मिलती है, लो पेइंग जॉब है, नो लीव पॉलिसी. अगर लीव लोगे तो 2 दिन का सैलरी कट हो जाएगा. इन रूरल एरियाज वर्किंग आर मोस्टली लैंडलेस फार्मर्स, स्क्रीन शॉप एंड आर्टिसन. अब रूरल एरिया में भी जो खासकर ये वर्कर काम करते हैं, लेकिन वहां भी उनको काफी तकलीफें सहन करनी पड़ती है. इन अर्बन एरियाज इज इंक्लूडिंग वर्कर इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट, कंस्ट्रक्शन. ये सारी चीजें उसमें काम करने के, और ये सभी चीजें अनऑर्गेनाइज सेक्टर से बिलोंग करते हैं. अब हम देखते हैं कि ओनरशिप बेस्ड ऑन सेक्टर. अब को पता है कि ओनरशिप बेस्ड ऑन सेक्टर में खासकर 3 लोगों को ऐड किया गया है, 3 सिस्टम को ऐड किया गया है. मल्टी पार्टी सिस्टम, सिंगल पार्टी सिस्टम एंड 2 पार्टी सिस्टम.
The sector is divided in ownership based level. There are 4 types of ownership based sector. First, public sector. Second, private sector. Third, cooperative sector. And fourth is a ज्वाइंट सेक्टर, जिसमें प्राइवेट सेक्टर ज्वाइंट कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। जैसे मारुति सुजुकी 2 देशों की कंपनी एक साथ आके अपना सेक्टर बनाती है तो उसको हम ज्वाइंट सेक्टर भी कहलाते हैं। तो अलग अलग लोग एक साथ आके भी अपनी ज्वाइंट बनाते हैं। कोऑपरेटिव एक दूसरे के साथ 10, 15, 20 लोग एक साथ आके अपनी इंडस्ट्री को या अपने सेक्टर को डेवलप करते हैं। सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेक्टर। अगर ब्रॉडली माने तो 2 ही सेक्टर मान जाते हैं, अगर आप उसके टाइप 4 करोगे तो 4 होंगे। पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, कोऑपरेटिव सेक्टर एंड ज्वाइंट सेक्टर। Okay, so now first हम देखेंगे आज public sector. It refers to business enterprise owned the government that provided service for welfare of the people. गवर्नमेंट क्या करती है? लोगों की कल्याण के लिए ना नफा न तोटा इस रूल पर नो प्रॉफिट नो लॉस इन मूल्य पर, दिस वैल्यू के आधार पर देश की इंडस्ट्री को गवर्नमेंट खुद चलाती है। कुछ बड़ी इंडस्ट्री में प्राइवेट सेक्टर अपना वहां पे रिस्क उठाने के लिए तैयार नहीं होते, वहां पे गवर्नमेंट खुद रिस्क उठा के ऐसी इंडस्ट्री बनाती है, वहां के एरिया को डेवलप करने की कोशिश करती है। खासकर इसे क्या कहते हैं? रेलवे, पोस्ट ऑफिस, एजुकेशन, ये तमाम सेक्टर जो है वो पब्लिक सेक्टर में माने जाते हैं। Private sector is referred to as those enterprises are owned to private individual and the production done as a motive of earning profit. और प्राइवेट सेक्टर का एक ही मकसद होता है अर्निंग प्रॉफिट। फिर अपने प्रॉफिट के लिए वो कुछ भी कर सकते, किसी भी हद तक जा सकते। लेबर को रखना नहीं निकालना उनके लिए आम सी बात होती है, क्योंकि वो किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर के दायरे में नहीं आते भी हो तो वो अंदर सेटलमेंट करके उन लोगों को अपनी ही बात को सच साबित करने में सफल हो जाते हैं। और लेबर का जो इंटरनल बार्गेनिंग पावर है वो इतना कम है कि वो उन कंपनी के मालिकों से लड़ाई नहीं कर सकते। तो इस कारण जो होते, और खासकर प्राइवेट सेक्टर में टिस्को, रिलायंस, इस कंपनी को माना जाता है। अगर बात करते हैं सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी की, तो आपको ये भी बता दूं कि प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर किस आधार पर है? द नेचुरल प्रोडक्शन प्रोसेस। ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर हम किस बेस पर डिवाइडेड करेंगे? द नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। याद रखना ये चीजें, हम सेक्टर को डिवाइड किन आधार पर करेंगे? व्हाट इज द बेस ऑफ डिवाइडिंग सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी? फर्स्ट, नेचर ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन लेवल पे अगर हम पूरे सेक्टर को डिवाइड करते हैं तो वो 2 सेक्टर आते हैं, प्राइमरी सेक्टर एंड प्रोडक्शन सेक्टर, यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। या तो नेचुरली प्रोडक्ट होता है या नेचुरल के बने हुए प्रोडक्ट को रिफरिश करके या उसको अच्छे से एक्टिवेट करके फिर से हमारे सामने लाया जाता है। जैसे इंडस्ट्री का डेफिनेशन मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, रॉ मटेरियल कन्वर्ट टू यूजफुल मटेरियल बाय यूजिंग दिस सिस्टम इज कॉल्ड ऑफ द sector. Okay, it is manufacturing. So unorganized sector, the nature of employment, public, private. अगर हम 2 डिवाइड करेंगे तो उसको क्या कहते हैं? The basic of ownership. ओनरशिप लेवल पे 2 करेंगे। अगर आपको ब्रॉड करना है तो ब्रॉड में 2, अगर माइनर करना है तो 4। अभी 2 मान लो। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, पब्लिक एंड प्राइवेट, the nature of employment, organized sector and primary tertiary अब natural production के रूप में माने जाते हैं। अगर ये बात करते हैं कि इंडियन इकोनॉमिक सेक्टर आपको पूरा एक रोल में पढ़ना है तो आप पढ़िए ऑन द एक्टिविटी नेचर। अभी देखो ये कुछ पॉइंट्स से आपके सामने रखे। इंडियन इकोनॉमिक सेक्टर फर्स्ट 3 सेक्टर को डिवाइड किया था, एक वर्क कंडीशन, एक एसेट ओनरशिप और एक एक्टिविटी नेचर के बारे में। एक्टिविटी नेचर में प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर, क्वार्टरली सेक्टर एंड
क्विनरी सेक्टर, क्विनरी एक्टिविटीज म्हणजे बाहर के एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट से जो निर्माण होने वाला जो ट्रेड है उसको फॉरेन सेक्टर या एक्सटर्नल सेक्टर के रूप में जाने जाते हैं। और अगर वर्किंग कंडीशन के बारे में देखते हो तो दो तरह की वर्किंग कंडीशन होती है, एक ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अगर आप ओनरशिप की बात करते हो तो दो ओनरशिप की बात करो, पब्लिक इंडस्ट्री, पब्लिक सेक्टर एंड कौन सा प्राइवेट सेक्टर। सो दिस इज द overall chapter of this one. One by one point should be learned easiest way, making your own notes and learn easiest way. This lecture is very important lecture, each and every point should be properly explained here. Unorganized, unemployment sector of India's, which each and every part should be covered of the chapter, so you learn easiest way, you the NCERT book only, that is important for your side. So share employment, underemployment is rise unemployment, solution for reducing unemployment, help to product worker of unorganized sector, increasing the tertiary sector, नरेगा उसके बारे में पूरी डेफिनेशन दी, ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, उसका डिफरेंस मैंने आपको बताया। एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर में बात होती है कौन सी, नो जॉब सिक्योरिटी, लो पेइंग जॉब, नो लीव वैकेंसी, नो फिक्स वर्किंग आवर, इन रूरल एरियाज वर्कर आर मोस्टली लैंडलेस फार्मर, एंड अर्बन एरिया कुछ एरिया के बारे में बता चुका हूँ। सो दिस पब्लिक सेक्टर जो नॉन प्रॉफिट सेक्टर होता है और प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिट सेक्टर होता है, और ये हमारे देश की इकोनॉमी को किस लेवल पे डिवाइड कर सकते हैं, इसका तमाम जानकारी हमने इस बुक से ली है। सो यू विल लर्न इट, अंडरस्टैंड इट एंड solve all assignment of the chapter. Thank you.